तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। मैं आ गया हूँ फिर से हेमलनी डेमन कल्टीवेशन सिमुलेशन का अगला पार्ट लेके। तो चलो फिर शुरू करते हैं। हमें रिटर्न मून केव के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वो सभी बंदे मिलके उस पत्थर को हटा रहे होते हैं और इंटर द्वार को खोल रहे होते हैं। तो उनमें से एक बंदा कह रहा होता है ये सच में कभी खत्म न होने वाली सिलसिला है। तो दूसरा वाला बंदा कह रहा होता है कि फिर भी री के आने के बाद ये जल्द ही समाप्त हो जाना चाहिए, चलो थोड़ी देर और इंतजार कर लेते हैं। तो वो बंदा भी कह रहा होता है कि ठीक है सर। हेड बोल रहा होता है कि लेकिन क्या तुमको कुछ समय से अंदर से अजीब आवाजें सुनाई नहीं दे रही है। तो पहले वाला बंदा कहता है कि सच में बारिश इतनी तेज है कि मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है सर। और दूसरी तरफ हमें हमारे एमसी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हमारा एमसी उसके अटैक से बच के भाग रहा होता है बस। और दूसरी तरफ वो डेमन हमारे एमसी पे अटैक कर रहा होता है। जैसे हमारे एमसी पे अटैक करता है तो हमारे एमसी भी अपने स्पॉट से उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है और अपने मन में कह रहा होता है हमारा एमसी, मैं इस डेमन से कैसे निपटूं। पहले की तरह मैं इसे बॉडी से नहीं दबा सकता, मुझे किसी कमजोरी का निशाना बनाना होगा। इसकी शॉट की मूवमेंट को देखते हुए ऐसा लगता है कि इसने स्वॉर्डमैनशिप का कोई ट्रेनिंग नहीं लिया है, इसलिए मुझे इसका फायदा उठाना चाहिए। प्रॉब्लम तो बस ये साइकिक पावर है। ये अटैक और बचाव दोनों के लिए ही पत्थरों का यूज करता है। इसके अलावा ये मेरा सेंस और भागने के रास्ते के अवरुद्ध करने के लिए इनका यूज कर रहा है। हम देखते हैं कि हमारे एमसी पे अटैक करता है, लेकिन हमारा एमसी उसके अटैक को डॉज कर रहा होता है और हमारा एमसी अपने मन में कह रहा होता है ये तो हद से ज्यादा बेकार होता जा रहा है, ये डिफिकल्टी केवल थोड़ी देर ही नहीं। और दूसरी तरफ वो डेमन कह रहा होता है कि मैं तुम्हें मार डालूंगा और हमारा एमसी अपने मन में कह रहा होता है कि लेकिन क्यों, मुझे ये फील नहीं हो रहा है कि मैं हार मानने वाला हूँ। और मुस्कुराते हुए कहता है अगर मेरे पास्ट की बात की जाए तो मैं कभी भी इस तरह के अपोनेंट से लड़ने की कोशिश भी नहीं करता। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं इस बार जैसे जैसे मैं धीरे धीरे अपने दायरे को बढ़ा रहा हूँ, मैं खुद को और ज्यादा समझने लगा हूँ। जिंग, क्यूआई एंड एसेंस, एनर्जी और स्पिरिट। और हम देखते हैं कि हमारे एमसी की बॉडी से ब्लू कलर की ऑरा निकलने लगती है और हमारा एमसी अपने मन में कह रहा होता है अपने पिछले लाइफ के एडवांस डेमन तक पहुँचने के बाद भी ऐसी कई बातें थी जिन्हें मैं पूरी तरह से समझ नहीं पाया था। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मैं धीरे धीरे उन्हें समझने लगा हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार मैं पहले जाऊंगा। और हमारा एमसी उस बंदे के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। फिर से हम देखते हैं कि वो अपनी साइकिक पावर का यूज करके एक पत्थर बीच मिला देता है, लेकिन हमारा एमसी वहां से जंप कर देता है। फिर से हम देखते हैं कि फिर से हमारे एमसी के सामने एक पत्थर ला देता है, लेकिन हमारा एमसी मुस्कुराता है और उस पत्थर को अपने किक से ही तोड़ देता है। लेकिन हम देखते हैं कि वो डेमन हमारे एमसी पर अटैक करता है, लेकिन हमारा एमसी भी उसके पीछे आ जाता है। तभी डेमन भी देखता है, लेकिन हम देखते हैं कि हमारा एमसी उसके छाती के आर पार अपने स्पॉट कर देता है। लेकिन हमारा एमसी तभी कुछ देख के एकदम शॉक हो जाता है। वो दो भाग में बढ़ जाता है डेमन। ये देख के हमारा एमसी एकदम शॉक हो जाता है और कहता है कि ये तो दो हो गए हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि हमारे एमसी के पास से ब्लड गिर रहे होते हैं। हमारा एमसी कह रहा होता है कि ये तो बहुत ज्यादा क्लोज था। उसके शॉट को हमारे एमसी ने अपने हाथ से ही पकड़ लिया होता है और उससे कहता है मैं लगभग इसके झांसे में आ ही गया था। मुझे लगा था कि तुम ह्यूमन प्रयोगों से उत्पन्न कई डेमन हो, लेकिन तुम दोनों तो धूर्त और धोखेबाज हो बेवकूफ। चलो मेरी बारी है तुम्हें पे बैक करने की, हेल में जाओ बास्टर्ड। और हम देखते हैं कि वहाँ एक जोरदार ब्लास्ट होता है और वहाँ एकदम धुआं हो जाता है और हमारा एमसी भी जमीन पे पड़ा हुआ होता है और वो कह रहा होता है ये सब ओवर हो गया है। लेकिन हम तभी देखते हैं कि ऊपर से चट्टानें गिरने लगती हैं और हमारा एमसी भी कह रहा होता है ये कैब तो कोलैप्स हो रही है, लगता है कि ये एक्सप्लोजन की वजह से हो रहा है। मेरी बॉडी भी मूव नहीं कर पा रही है क्योंकि मैंने अपने डेंटियन से अपनी इंटरनल एनर्जी की आखिरी बूंद तक लगा दी है। धिक्कार है, जैसे कि मैंने उम्मीद की थी। मार्शल आर्ट के एरिया में मेरा करंट लेवल बहुत ही कम है, इस तरह मरना थोड़ा अनफेयर लगता है। फिर भी क्योंकि मुझे इस लाइफ में एक नई एक्सपीरियंस प्राप्त हुई है, अगले लाइफ में अभी से भी कहीं ज्यादा ध्यान रखूंगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि हमारे एमसी को आवाज आता है क्या तुम जिंदा हो। हमें दिखाया जाता है कि वो लोग पत्थरों को हटा देते हैं। उनमें से एक बंदा कह रहा होता है कि वहाँ से निकल आओ, तुम क्या कर रहे हो। तो हमारा एमसी भी कह रहा होता है कि अब मैं सेफ हूँ। फिर हमें गोनमा के ऑफिस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ गोनमा कुछ देख के पढ़ रहा होता है और कह रहा होता है फियोली द्वारा लाए गए सुप्रीम एम्परर पवेलियन के मैप के अकॉर्डिंग अगर ये सच है कि फर्स्ट डिसाइपल मॉन्टुआ सेट के उन बदमाशों के साथ मिला हुआ है, मुझे ये बात लगातार परेशान करती रहती है कि ये कोई नॉर्मल सेट नहीं है बल्कि 9 ग्रेट सेट और एक संघ में से एक सबसे ग्रेट सेट है। हालांकि मॉन्टुआ सेट शाओलिन और वुडॉन सेट की छाया में आ गया है। उन्होंने अक्सर सेंट्रल प्लान इलाकों में नंबर 1 सेट के रूप में आगे बढ़ने की अपनी एम्बिशन प्रोग्रेस की है। डाउट और सिचुएशन के आधार पर कोई गलत नहीं है, लेकिन फिलहाल ये जानते हुए भी मैं कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। केवल डाउट और सिचुएशन के आधार पर किसी से पूछताछ करना कारगर नहीं होगा। और अगर ये मेरा जाना पहचाना फर्स्ट डिसाइपल है तो उसने हर चीज के खोजे जाने की संभावना का आकलन जरूर किया होगा। अपने सर पे हाथ रखते हुए कहता है मुझे सबूत चाहिए,
फूड सपोर्ट कुछ इस तरह का ऑर्थोडॉक्स सेक्ट से जुड़े रहने का एक वैध रीजन और उन्हें अंदर लाने का इम्प्योर इरादा। डिसाइपलों के बीच सत्ता संघर्ष में लाभ प्राप्त करने के लिए सबसे पहले मुझे सुप्रीम एम्पायर पवेलियन के हेड की पूंछ काटनी जरूरी होगी। तभी लॉर्ड गोनमा से कोई कहता है, माय लॉर्ड फोर्थ डिसाइपल, ये ना गैक है, क्या मैं इंटर कर सकता हूँ? तो वो अंदर आ जाता है। तो लॉर्ड गोनमा कह रहा होता है कि अच्छा ये वो क्या है, मुझे नहीं लगता कि अभी 3 महीने बीत चुके हैं। तो हेड कहता है उस बारे में रिटर्न मून केव की पूरी तरह से ढह गई है। तो ये बात सुन के वो कहता है कि क्या, तो फिर उस बच्चे सियोली का क्या हुआ? तो हेड कहता है कि वो बच्चा उसने अंदर मौजूद दरिंदों को मार गिराया जिनमें उनके लीडर भी शामिल थे। इतना ही नहीं, उसने सील बंद खोई हुई घूल के जुड़वा भूतों को भी हरा दिया है। वो टेस्ट उसने पास कर लिया है। तो लॉर्ड गोनमा भी स्माइल देकर कहता है उसने उन खोई हुई आत्माओं के जुड़वा भूतों को भी हरा दिया जिन्हें अजीब 8 इकाई संभालना बहुत मुश्किल समझ रही थी और इसलिए उन्हें सील करना पड़ा। सियोली ने उन लोग को हरा दिया। वो बच्चा अब कहाँ है? तो हेड कहता है कि उसका इलाज पूरा होने के बाद मैंने उसे दूसरे टेस्ट के लिए चियोन इल हॉल के तहखाने में भेज दिया है। तो लॉर्ड गोनमा कह रहा होता है कि वेल डन, मैं खुद उनसे मिलने जाऊंगा और मुस्कुरा रहा होता है। फिर हमें चियोन इल लाइब्रेरी बेसमेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमारा एमसी बाहर आता है और कहता है कि एक्सक्यूज मी, क्या हम लॉर्ड गोनमा को देखने नहीं जा रहे हैं? हम बेसमेंट की लाइब्रेरी में क्यों हैं? तो सामने वाला बंदा कह रहा होता है क्योंकि ये दूसरी ट्रेनिंग का प्लेस है। तो हमारा एमसी भी कहता है कि हाँ। तो बंदा कहता है कि ये टेस्ट एक Q&A सेशन है और सब्जेक्ट यहाँ मौजूद बुक से मिल जाएंगे। तो हमारा एमसी कहता है कि क्या इसका मतलब ये है कि मुझे ये सब पढ़ना होगा? तो सामने वाला बंदा कहता है चीफ ना गाक जल्दी यहाँ आकर टेस्ट के बारे में बताएंगे, इसलिए बस इंतजार करो। तो हमारा एमसी उससे कहता है ओ लेकिन लॉर्ड गोनमा का ऑफिस चियोन इल हॉल में क्यों है? अदर डिसाइपल की तरह इससे बेहतर प्लेस जरूर होंगे। तो बंदा भी बोलता है कि ओरिजिनली चियोन इल हॉल का वो इमारत था जिसका यूज फॉर डिसाइपल के ट्रेनिंग प्लेस के रूप में किया जाता था। इसे एक नॉर्मल लाइब्रेरी के रूप में जाना जाता है, लेकिन फैक्ट में इस इमारत के अंदर 4 डिसाइपल के ट्रेनिंग के बहुत सारे उपकरण रखे हुए हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब 4 डिसाइपल को पहली बार अपॉइंट किया गया था तब वो यहीं पर रुके थे, इसलिए भले ये सुप्रीम एम्परर पवेलियन के परिसर के अंदर हो लेकिन ये प्लेस पूरी तरह से 4 डिसाइपल का निजी एरिया है। तो हमारा एमसी भी बोलता है उससे अच्छा ऐसा है और अपनी मन ही मन में कह रहा होता है मुझे एक और रीजन पता चला कि सुप्रीम एम्परर पवेलियन के हेड मुझे यहाँ क्यों नहीं भेजना चाहते थे। पहले मुझे लगता था कि वो मुझे इसलिए नहीं भेजना चाहता था क्योंकि वो मुझे पसंद नहीं करता था। तभी लॉर्ड गोनमा पीछे से आके कहता है कि मैंने सुना है कि तुम टेस्ट में पास हो गए हो, तुम्हें कांग्रेचुलेशन। हमारा एमसी और वो बंदा भी उसके सामने बो करता है और हमारा एमसी उससे कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आप यहाँ आ गए हैं। तो लॉर्ड गोनमा कहता है कि हालांकि तुमने टेस्ट कैसे पास की, जब मैं तुमसे पहली बार मिला था तब तुम्हारी मार्शल एबिलिटी मीडियोकर था। हमारा एमसी अपने मन में कह रहा होता है कि गोनमा के दृष्टिकोण से उनका ये सवाल पूछना स्वाभाविक ही है। हमारा एमसी कहता है कि वो, और अपने मन में हमारा एमसी कह रहा होता है क्योंकि रिटर्न मून केव में मौजूद डेमन में से काफी सारे इतने पावरफुल थे कि उन्हें मारने के लिए किसी सुप्रीम लेवल तक पहुंचने की जरूरत होती थी। और लॉर्ड गोनमा कहता है कि तुमको यहाँ अच्छे से जवाब देना होगा। अभी सिस्टम पे नोटिफिकेशन आता है कि नीचे दिए गए ऑप्शन को चुने। पहला, जिंदा रहना मुश्किल नहीं था, एक दिन रिटर्न मून केव के अंदर वॉर छिड़ गया और डेमन आपस में लड़ने लगे। दूसरा, डेमन के बॉडी के अंदर इलेक्जर थे, मैं उनके माध्यम से अपनी मार्शल आर्ट में सुधार करने और अंतिम इनमी से निपटने में एबल हुआ। तीसरा, दरअसल मैं चियोन में रियो का डिसाइपल हूँ। लॉर्ड गोनमा मेरे एमसी से कह रहा होता है कि जैसा कि तुम जानते हो मेरे आसपास बहुत सारे लोग हैं जो मेरी जान लेने के लिए फिराक में हैं। दूसरी तरफ हमारा एमसी अपने मन में उसको देखते हुए अपने मन में कहता है उसका चेहरा तो हंसमुख लग रहा है लेकिन उसके इरादे कुछ और ही होंगे। जिस मूवमेंट में अपने शब्दों में गलती करूंगा वो मेरे लिए पाताल लोक की एक तरफा यात्रा होगी। फॉर्चुनेटली मुझे पता है कि कौन सा रास्ता सही है। सबसे पहले तो पहला और दूसरा रास्ता डेफिनेटली आंसर नहीं है, ये आंसर लगता है, लेकिन जिस अंतिम मास्टर का मैंने सामना किया वो एक अलग ही लेवल का था। ये उस लेवल पर था जहाँ केवल लेक्चर के माध्यम से मार्शल आर्ट में सुधार करके इसे संभालना इम्पॉसिबल था। ये आंसर सही है। हमारा एमसी तीसरे आंसर को चुन लेता है और कहता है अपने मन में क्योंकि ये वही आंसर था जो मैंने गोनमा को तब बता दिया था जब उसने पास्ट में मेरी ताकत पर डाउट किया था। लॉर्ड गोनमा कहता है कि क्या? मैं समझ गया, अगर ऐसा है तो फिर बात समझ में आती है। तो हमारा एमसी अपने मन में कहता है बिल्कुल वैसे ही जैसा मैंने सोचा था। तो लॉर्ड गोनमा कहता है लेकिन तुम मुझे फॉलो क्यों करना चाहते हो? तो हमारा एमसी कहता है मेरे मास्टर ने मुझे वर्ल्ड को विस्तार से देखने के लिए कहा था, मेरे ग्रो में आगे बढ़ने और मेरा अंडर करने के लिए। तो लॉर्ड गोनमा कहता है क्या उसने सच में तुमसे ये कहा? तो हमारा
हमारा एमसी कहता है कि हाँ। तो लॉर्ड गुनमा कहता है कि मैं देख सकता हूँ। तो हमारा एमसी अपने मन में कहता है जितना ज्यादा मैं झूठ बोलता हूँ उतना ही ये मेरे लिए स्वाभाविक होता जाता है। अभी लॉर्ड गुनमा पीछे मुड़ जाता है और हेड हमारे एमसी से कह रहा होता है कि सीक्रेट वॉरियर बनने के लिए कुल 3 टेस्ट देनी होती है। ये दूसरा टेस्ट है और बताता है पहला फर्स्ट भाग तुम्हारी याददाश्त की जांच करना है और दूसरा भाग तुम्हारी समझ की परीक्षा है, जिससे ये पता चलेगा कि तुम अपनी इच्छित मार्शल आर्ट को कितनी अच्छी तरह जानते हो। तुमको 3 महीनों के अंदर यहाँ लिखी सभी बातें पढ़नी होगी और उसी के अनुसार आंसर देना होगा। तो हमारा एमसी उससे कहता है कि तुम्हारा मतलब इन सभी बुक से है और अपना मन में कहता है कि तो ये सच था। तो हेड बोलता है हमारे एमसी से हाँ, एक सीक्रेट वॉरियर को सिचुएशन के अकॉर्डिंग अलग मिशनों को अंजाम देना होता है। कभी कभी तुमको दुश्मन के इलाकों में घुसकर उनकी मूवमेंट की जानकारी लेनी होगी, इसलिए तुमको बुनियादी ज्ञान होना जरूरी है और तुमको मार्शल आर्ट के सिद्धांत में अच्छी तरह से प्रोग्रेस होनी चाहिए, चाहे वो ऑर्थोडॉक्स हो या अनऑर्थोडॉक्स या डेमोनिक हो। इसके अलावा तुम्हारे पास पोयम, सुलेख और मेडिकल की भी समझ होनी चाहिए, भले वो काम में ना आए। यहाँ सब कुछ प्रोवाइडेड है। सभी क्वेश्चन को 10 भागों में अलग किया गया है, जबकि किताबों से पढ़ने की अनुमति है। अगर तुम बिग गैंग का प्रदर्शन करते हो तो तुमको अलग अंक प्राप्त होंगे। तुम्हारी जानकारी के लिए बता दें कि ये मौजूद सभी किताब खुद गोनमा द्वारा लिखी गई है। तो हमारा एमसी ये बात सुन के एकदम चौंक जाता है और दूसरी तरफ हेड हमारे एमसी से कह रहा होता है अब से 3 महीने बाद पूछे जाने वाले क्वेश्चन यांगू सेक्ट और वेपन, मेडिकल, मार्शल आर्ट, कविता, सुलेख, वर्ल्ड और उपचारों से संबंधित होंगे। तो फिर चलो गुड लक बच्चे। और वो वहाँ से चला जाता है और हमारा एमसी बुक को देख रहा होता है और कह रहा होता है ये सब कुछ मात्र 3 महीनों में पढ़ने के लिए होगा। और वो थोड़ा मुस्कुराता है और कहता है एक के बाद एक बाधाएं आती जा रही हैं। सीक्रेट वॉरियर का हेड लॉर्ड गोनमा से कहता है कि क्या इसके पीछे कोई खास वजह है जिसके चलते आपने इतनी मेहनत की। तो लॉर्ड गोनमा कहता है कि क्यों, क्या तुमको ये पसंद नहीं है। तो सीक्रेट वॉरियर का हेड कहता है ये एक नॉर्मल बच्चे के लिए भी 3 महीनों में इतनी ज्यादा जानकारी को प्राप्त करना इम्पॉसिबल है। वो इसे पढ़ सकता होगा बेशक, लेकिन बिना समझे कोई ये नहीं बता सकता कि उसने इसे सच में पढ़ा है। क्या तुम आमतौर पर केवल मार्शल आर्ट के बारे में नहीं पूछते हो, क्या तुमने इतनी मेहनत क्यों की। तो लॉर्ड गोनमा भी उसकी बात को काटते हुए बोलता है मैं बस इसे एक बार आजमाना चाहता था। क्या उन्होंने ये नहीं कहा था कि वो चियोन मैरियोन के डिसाइपल थे जो हमारे सेक्ट के एब्सोल्यूट मास्टर में से एक थे, क्योंकि वो ऐसे पर्सन का डिसाइपल है। मुझे उसकी एबिलिटी के बारे में जानने की बहुत क्यूरियोसिटी हुई। तो पीछे से उस सीक्रेट वॉरियर के हेड कहता है लेकिन ये एग्जाम लॉर्ड गोनमा की है। तो लॉर्ड गोनमा कहता है कि मैं उस लड़के की प्रोग्रेस रूम को यूज करने का इरादा रखता हूँ। तो बंदा कहता है कि मुझे माफ करिएगा, आप कहना क्या चाहते हैं। तो लॉर्ड गोनमा कहता है कि जब मैंने उसे पहली बार देखा था वो केवल सेकंड रेट लेवल का था, इंटरनल एनर्जी में हेर फेर करने से बहुत दूर। वो एक ऐसा बच्चा था जो अपने फिजिकल बॉडी का भी ठीक से यूज नहीं कर पाता था। हालांकि अब वो पूरी तरह से बदल चुका है। महज 2 महीनों में ही उन्होंने शिखर एरिया को पार कर लिया है और ट्रांसेंडेंट रियलम की ओर आगे बढ़ रहा है। क्या तुमको लगता है कि वो महज 3 महीनों में इतनी ग्रो कर पाएगा। तो सीक्रेट वॉरियर का हेड बोलता है कि ये तो इम्पॉसिबल है। तो लॉर्ड गोनमा कहता है कि मुझे भी ऐसा ही लगता है। तो सीक्रेट वॉरियर का हेड बोलता है तो क्या तुम ये कह रहे हो कि उस लड़के ने जानबूझकर लॉर्ड गोनमा से संपर्क किया था। तो लॉर्ड गोनमा कहता है कि हाँ, मुझे इसके अलावा और कोई एक्सप्लेनेशन नहीं आ रहा है। तो सीक्रेट वॉरियर का हेड बोलता है तो क्या इससे ये संकेत नहीं मिलता कि वो अदर डिसाइपल द्वारा भेजा गया जासूस हो सकता है। तो लॉर्ड गोनमा कहता है कि हम अभी इस बारे में कोई कंक्लूड नहीं निकाल सकते। वो सच में चियोन मोरियन का डिसाइपल हो सकता है। सबसे पहले मैं उस लड़के के दिमाग की छानबीन करूंगा, ये देखने के लिए कि वो जानता है, कितना जानता है और क्या नहीं जानता है। क्या तुमको भी क्यूरियोसिटी नहीं है। तो सीक्रेट वॉरियर का हेड बोलता है कि मुझे माफ कर दीजिए कि इस बारे में जानने की क्यूरियोसिटी। तो वो बोलता है कि क्या सियोली हेवन पे भेजी गई कीमत नहीं है या एक गिफ्ट। फिर हमें बताया जाता है कि ज्ञान का बोझ। फिर हम देखते हैं कि लॉर्ड गोनमा बाकी सभी लोग हमारे एमसी के पास आ जाते हैं और ऐसे 3 महीने बेच चुके होते हैं। लॉर्ड गोनमा हमारे एमसी से कहता है कि क्या तुम रेडी हो। तो हमारा एमसी भी कॉन्फिडेंस से कहता है कि हाँ, तुम मुझसे जो पूछना चाहो पूछ सकते हो। तो लॉर्ड गोनमा कहता है कि तुमको देख के लग रहा है कि तुम बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो। और दूसरी तरफ सीक्रेट वॉरियर का हेड अपने मन में कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता। क्या तुमने ये सब सिर्फ 3 महीनों में समझ लिया। लॉर्ड गोनमा सीक्रेट वॉरियर से कहता है तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो वो बोलता है कि हाँ। तो हेड आता है और हमारे एमसी से कहता है अब से मैं 10 क्वेश्चन पूछूंगा और तुमको बस अपने आंसर देने होंगे। तुम्हारी जानकारी के लिए बता दें कि उत्तीर्ण होने का निर्धारण सही आंसरों की संख्या से नहीं होता है, इसलिए हर एक क्वेश्चन का आंसर देने में अपना सबसे बेस्ट देना। इसके अलावा ये टेस्ट प्रणाली की भी अनुमति देता है, इसीलिए अगर बोलने में डिफिकल्टी होती है या तुम्हारी याददाश्त कमजोर हो जाती है तुम अपनी इच्छा अनुसार कोई भी बुक खोल सकते हो। हालांकि तुमको हर क्वेश्चन के लिए एक ही चाय का समय
दिया जाएगा, और अगर तुम इससे ज्यादा समय लेते हो तभी हमारा एमसी उसके बात को काटते हुए कहता है कि ये सब ठीक है। तो वो बोलता है कि क्या? हमारा एमसी कॉन्फिडेंस से कहता है अगर मैं किताबों को भी ना देखूं तो भी ये ठीक है। तो उनमें से एक सीक्रेट वॉरियर कहता है ये एक इंटरेस्टिंग बच्चा, मुझे जाने वाले क्वेश्चन का दायरा काफी अच्छा होगा। ठीक है, बहुत अच्छा है, तो मैं पहला क्वेश्चन पूछूंगा। चलो मुझे बताओ, मैं तुमसे पूरे बॉडी की बिंदु के बारे में क्वेश्चन पूछूंगा। क्या तुम एम मून का प्रदर्शन करोगे या फिर बेगैंग का? तो हमारा एमसी कहता है कि बिल्कुल, मैं बेगैंग के लिए परफॉर्म करूंगा। तो वो बंदा कहता है तुम बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस से भरे हुए हो, तो फिर फ्लॉप मेरिडियन क्या है? तो हमारा एमसी उससे कहता है क्या तुम इसका मुझे ओरिजिनल फोर्स बता सकते हो या फिर इंस्ट्रक्शनल वर्जन मॉडिफाइड के बारे में? तो बंदा कहता है कि मैं ओरिजिनल सोर्स का मेंशन कर रहा हूँ। तो हमारा एमसी उससे कहता है कि मैं समझ गया, ये थोड़ा लंबा होगा इसलिए ध्यान से सुनना है इसको। और अपने मन में कहता है क्या तुम जानना चाहते हो कि मैं इतना कॉन्फिडेंस क्यों हूँ? और हमारा एमसी उसको बताने लगता है और कहता है कि क्या तुम क्रिस का गाना सुनेगा, मियां खलीफा का गाना सुनेगा? यस 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 यस। और ऐसे ही सब कुछ बताने लगता है और अपने मन में कह रहा है क्योंकि मैंने सच में ये सारी किताबें पढ़ी हैं। फिर हमें थोड़ा पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमारा एमसी लाइब्रेरी में बैठा हुआ होता है और हमें बताया जा रहा होता है क्या उन सभी को पढ़ना फिजिकल रूप से पॉसिबल भी था? ये एक मिस्ट्री था और मैंने ये कंक्लूजन निकाला कि उन सभी को याद करना और भी उन्हें समझना पूरी तरह से इम्पॉसिबल। हालांकि गोनमा मुझे तभी पहचानेगा जब मैं ऐसी इम्पॉसिबल टेस्ट को पास कर लूंगा। तो मैं इस सिचुएशन में क्या कर सकता हूँ? एक ही चीज जिस पर मैं भरोसा कर सकता था वो है सिस्टम। मैंने एक बार कसम खाई थी कि मैं इस लाइफ में कभी भी इस सिस्टम का यूज नहीं करूंगा, लेकिन ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अल्टीमेट डेमन रियलम में पहुंचने के बाद मैं पूरी तरह से रास्ता भटक गया था, सिर्फ पावर के खातिर हाई लेवल मार्शल आर्ट सीखने से। क्योंकि मैं स्ट्रॉन्ग बनने की डायरेक्शन तय नहीं कर सकता, सेल्फ रियलाइजेशन के बजाय ज्ञान के माध्यम से सीखने के कारण मैं दूसरों द्वारा अपनाई गई हाई लेवल मार्शल आर्ट हासिल करने के बजाय खुद उस रास्ते पर चलना चाहता था। लेकिन अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ, अगर मुझे अनगिनत मार्शल आर्ट आती हो, क्या इससे सच में अपना रास्ता खोजना आसान नहीं हो जाएगा? नहीं, ये सच में बेहतर हो सकता है। अनेक मूल स्त्रोत को समझने से क्या मैं सुप्रीम विधि का पता नहीं लगा सकता, या फिर उनमें से ही कोई ऐसी टेस्ट विधि जो मेरे लिए उपयुक्त हो? अगर ऐसा होता तो मुझे लगा कि सिस्टम का यूज न करने का कोई रीजन नहीं था। डिफिकल्टी का पता लगाना बहुत मुश्किल नहीं था। पिछले समय में किताबों चमकती थी या मुझे किसी विशेष स्किल को सीखने के लिए उन्हें छूना पड़ता था, लेकिन इस टाइम कोई स्पेशल चेंजेस नहीं हुआ। और बहुत सोच विचार के बाद जब मैंने एक किताब को अंत तक पढ़ा तभी सिस्टम पे लिख के आता है आपने शॉर्ट के घाव को उपचार की कंटेंट की सामग्री को पुष्टि कर दी गई है और एकदम डिटेल में बताया जाता है इसके बारे में। तलवार से लगे घाव के मामले में अगर घाव शुरुआती अवस्था में है और कम खून बह रहा है तो रोकने वाली पट्टी से घाव को अच्छी तरह बंद करने पर रुक जाता है। जब कोई नस कट जाती है या बहुत ज्यादा खून बहता है तो रोकने के लिए युओन सेओन ग्योन दो सान लगाना और घाव को रोकने वाली पट्टी से बंद करना जरूरी है। और हमें बताया जाता है अभी ये सब बदल गया। तुम अमेजिंग हो सिस्टम। और मुस्कुरा के कहता है उन लोग से मेरा आंसर है, यही सब मेरा आंसर है। तो ये कैसा था? तो दूसरा वाला सीक्रेट वॉरियर कहता है कि मैं अगले क्वेश्चन पूछूंगा। तो हमारा एमसी बोलता है कि हाँ पूछो। और हम देखता है कि हमारे एमसी के दिमाग में बहुत सारी किताब घूम रही होती है और उन लोग से कहता है कि तुम मुझसे जितना चाहे उतना पूछ सकते हो। और हम देखते हैं कि धड़ाधड़ वो लोग क्वेश्चन पूछने लगते हैं और हमारा फिर धड़ाधड़ क्वेश्चन का आंसर देने लगता है। फिर थोड़ी ही देर ऐसे बीत जाती है तभी एक और आता है और कहता है कि ये सब सही है। लॉर्ड गोनमा भी हमारे एमसी से कहता है कि ये तो अमेजिंग। तो लॉर्ड गोनमा हमारे एमसी को बस देख रहा होता है। तो हमारा एमसी भी कहता है कि लॉर्ड गोनमा कह रहा होता है कि बहुत खूब, इस बार मैं पूछूंगा। तो हमारा एमसी भी कहता है कि हाँ। तो लॉर्ड गोनमा कहता है कि अगर तुम में इस प्लेस की हर देखने की असाधारण एबिलिटी है तुमको ये अवश्य मिल जाता है। चलो मुझे आंसर दो। और थोड़ा सीरियस हो जाता है और हमारे एमसी से कहता है कि बात बस इतनी सी है, बिना गहराई से समझे ग्रंथों को सरसरी तौर पर पढ़ना बिल्कुल भी मददगार नहीं होती। तो हमारा एमसी भी बोलता है हेवनली डेथ स्टार के साथ जन्म लेने वाले 10 में से 9 लोगों की डेथ हो जाती है और अगर वो बच भी जाते हैं तो ये एक लाइलाज बीमारी है जिसमें उन्हें अगले साल मरना ही होगा। और फिर भी अगर तुम अभी भी जिंदा हो ऐसे प्रतीत होता है कि तुमने सामान विधि का यूज नहीं किया। मुझे उम्मीद है कि तुमने 2 तरीकों में से किसी एक का इस्तेमाल किया होगा। सबसे पहले इलेक्सर, तुमने प्रोबेबली हाई इलेक्सर वाले पदार्थों का जबरदस्ती सेवन करके बॉडी को विलंघित करने का प्रयास किया होगा, इसलिए केवल अल्टीमेट यांग ब्रीथिंग टेक्निक के माध्यम से ही कंट्रोल किया जा सकता है। और हमारा कह रहा होता है कि इलेक्सर के संबंध में पास्ट में अल्टीमेट यांग ब्रीथिंग टेक्निक को लिए एक हाई लेवल इलेक्सर की
जरूरत होती थी वो बैगैंग अमृत था। ये मेडिकल हांग को देखकर, जिनसे मैं पिछले मिशन में मिला था, उसने अपनी जान की कीमत पर भी इसे गोनमा तक पहुंचाने का कोशिश किया। मुझे डाउट था कि इसका संबंध हेवनली डेथ स्टार को अभिशाप तोड़ने से हो सकता है। के माध्यम से मार्शल आर्ट जैसे रक्तपात से भरी दुनिया में लाइफ की आदमी एनर्जी को जला दिया जाता है। ये अपने बॉडी को धीरे धीरे जलाकर मरने का एक तरीका है। बॉडी की मैसिव पावर के इग्नाइट होने से पहले इस सिचुएशन में पर्सन अपना लाइफ 20 वर्ष की आयु तक बढ़ा सकता है, लेकिन उसके बाद बॉडी एक ऐसी बॉडी बन जाता है जिसे कभी पता नहीं होता कि वो कब मर सकता है। मुझे नहीं पता कि तुमने ये हाई लेवल वाले इलेक्जर कैसे प्राप्त की, लेकिन मुझे ट्रस्ट है कि तुम कम से कम रक्तपात से भरी मार्शल आर्ट की दुनिया से तो परिचित होगे। मुझे यकीन नहीं था कि इसका संबंध हेवनली डेथ स्टार से था या नहीं, लेकिन उनकी प्रक्रिया देखकर लगता है कि मैंने किसी तरह सही निशाना साथ लगाया है। और हमारे एमसी वो कहता है कि ताकि मैं अदर सभी डिसाइपल को समाप्त कर सकूं और पावर प्राप्त कर सकूं। तुम्हारे अनुसार क्या सही है और क्या जरूरी है? ये बात सुन के हमारे एमसी भी थोड़ा चौंक जाता है और ये सभी सीक्रेट वॉरियर भी देख रहे होते हैं और वो लोग भी थोड़ा शॉक हो जाते हैं। और डिसाइपल आप ये क्या कह रहे हैं? और अपने मन में कहता है कि ये अब सीक्रेट वॉरियर के चूज के दायरे में आने वाला क्वेश्चन नहीं है। ये एक ऐसा योजना से संबंधित है जिसके लिए फ्यूचर की दूरदर्शिता की जरूरत होती है। तो हमारे एमसी से वो कहता है कि तुम चुप क्यों रहते हो? चलो मुझे बताओ, तुमने अब तक मेरे द्वारा दिए गए टेस्ट के क्वेश्चन के उत्तर बहुत शानदारी से तरीकों से दिए हैं। फ्यूचर कैसा हो? हमारे एमसी के एकदम करीब आ जाता है और उससे कहता है क्या ऐसा नहीं है?